हेलो हाय वेलकम बैक, दिस इज राज कमल। आज का टॉपिक है अनदर, यानी इसी टॉपिक में चल रहे टाइप्स ऑफ मटेरियल में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर में आगे हमने जहां तक पढ़ा था आज उससे आगे बढ़ेंगे। हमने थोड़ा सा एक कॉल बैक कर दूं आप लोगों को कि लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, ध्यान समझिए, लास्ट क्लास में हमने बताया था कंडक्टर जो है जिसमें एनर्जी बैंड गैप बहुत कम होता है, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आराम से हो जाता है, वहां पर कोई अलग से आपको एडिशनल एनर्जी बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप बात करोगे सेमीकंडक्टर की, उसमें कम एनर्जी दोगे तो कंडक्ट नहीं करेगा, ज्यादा एनर्जी दोगे तो फिर कंडक्ट कर लेता, तो यानी बीच बीच वाला काम है, इसलिए सेमीकंडक्टर। लेकिन थर्ड वन एक पॉइंट हमने बताया इंसुलेटर, जिसमें कितने भी एनर्जी दो लेकिन उसमें करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वहां पे एक टर्म आता है एनर्जी बैंड गैप या फोरबिडन एनर्जी। ओके, तो आज मैं यहां पे टर्मोलॉजी से डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर मैं जो डिस्कस करूंगा ये टर्म होगा एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप या फिर इसी को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसी को कहते हैं, ईजी से डिनोट करते हैं, किससे? ईजी से। किससे? ईजी से। अब समझिएगा, ईजी से डिनोट करते हैं। तो आज का जो मेन हेडिंग है हमारा यही है, क्या? एनर्जी बैंड गैप। तो जो हमने कंडक्टर बताया था, आप जो फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा होगा, इसके फर्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ मटेरियल में, तो वहां मैंने बोला कि कंडक्टर में करंट का फ्लो आसानी से होता है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आसानी से होता है। उसका रीजन क्या है कि जब हम एक कंडक्टर लिया, सेमीकंडक्टर लिया, इंसुलेटर लिया, इसमें जैसे हमने एक वो भी बनाया कि अगर आउटर सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम हो तो मूव आसानी से करता है, तो वो कंडक्टर की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे देखिए, एक हमने बनाया यहाँ वैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्शन बैंड। तो जितने भी मटेरियल्स यानी कंडक्टर्स होंगे, जितने भी कंडक्टर्स होंगे, उसमें हमने एक एनर्जी बैंड गैप ये बनाया, ये वाला लाइन है एनर्जी बैंड गैप का। ओके, तो यहां पर देखिए जो आपका कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? ओवरलैप होते हैं। एक दूसरे के ऊपर क्या होता है जी? ओवरलैप होते हैं। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, एक बैंड से दूसरे बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, बस आप कंडक्ट करवाए फटाक से, बहुत कम स्मॉल वोल्टेज में भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। तो इसी को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो आपसे बोलेगा यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होगा इसका? अगर आपसे यहां पे पूछता है इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है? 0। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको एक इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए एनर्जी, अलग से एनर्जी नहीं देना पड़ता, बस सप्लाई दिए तो करंट का मूवमेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो जाता है। तो यहां पे आपसे एग्जाम में पूछेगा कंडक्टर के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है? 0। इसमें कोई एनर्जी गैप, नो बैंड गैप, बैंड के अंदर गैप नहीं होता। लेकिन बात अगर सेमीकंडक्टर की करूं, सेमीकंडक्टर की, तो यहां भी एक है वैलेंस बैंड और एक है कंडक्शन बैंड। अब देखिए इसके बीच एक गैप है, इसको बोलते हैं, ये गैप कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो कितना होता है जी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कहीं पे आपको देखने को मिलेगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी। अब कहोगे कंफ्यूज हो गई सर, ये कहीं 1 और 1.1 ये अलग अलग मटेरियल, क्योंकि जो आपका क्या होता है ना, समझिएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर में बहुत टाइप के मटेरियल होते हैं। ओके, तो इसमें अलग अलग मटेरियल के लिए एनर्जी बैंड गैप एक अलग अलग हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस एग्जाम में जो पूछा जाएगा, आप हमेशा ध्यान रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या कभी कभी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं रहा तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दिमाग में रखना जी। क्या? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी को मापने का एक इकाई है। कई बार एग्जाम ये भी पूछ देगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ये भी एनर्जी मापने का एक इकाई है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला के कितने जूल्स होते हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे। तो ध्यान रखना, इसमें क्या होते हैं, जो आप वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, तो आपको देखा ना कि सेमीकंडक्टर में हमने बोला कि आपको सोर्स लगा के दिखाया था कि अगर थोड़ा वोल्टेज दिया तो करंट का फ्लो नहीं हुआ, लेकिन ज्यादा वोल्टेज दिया तो करंट गुजरने लगा।
तो यहां पर देखिए, जब अगर मैं बात करूं, यहां पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का बीच गैप होता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अगर कराना है, यानी उस कंडक्टर यानी सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो कराना है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराना है, तो आपको थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये एनर्जी मिनिमम से मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बोला गया नेरो बैलेंस बैंड गैप। नेरो बैंड गैप या एनर्जी फॉरवर्डेड एनर्जी गैप जो होगा वो कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये कितने जूल में होता है हम इसकी चर्चा कर देंगे, लेकिन अब क्लियर हो गया कि बहुत कम वोल्टेज अप्लाई करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही नहीं होता, तो वो इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है, लेकिन ज्यादा वोल्टेज देते हो तो कंडक्ट करता है, तो हम कहते हैं वो क्या हो गया? फिर कंडक्टर के जैसा बिहेव किया। तो ये हुआ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनकी चर्चा होनी चाहिए। नाउ अनदर इंसुलेटर। इंसुलेटर के बारे में अगर मैं बात करूं यहां पे इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर में जो वैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है, ये सब केमिस्ट्री की चीजें थी, है ना। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच, अब क्या करा, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। इन दोनों के बीच जो वाइड बैंड गैप होता है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, इजी बराबर यहां पे क्या है? 5 या मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना? 5 या मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब क्या होगा कि आप कितनी भी एनर्जी दो, इतनी एनर्जी को एक्वायर हम नहीं कर सकते, इसीलिए एक लकड़ी, प्लास्टिक, ग्लास में करंट का फ्लो कभी नहीं होता, तो उसी को बोलते हैं एनर्जी क्या, उसी को बोलते हैं इंसुलेटर। तो क्लियर है। तो यहां पर जो एनर्जी बैंड गैप होता है सबसे ज्यादा, यहां उससे कम, यहां ओवरलैप होता है। यहां पे कई बार आपसे ये भी पूछेगा कि एनर्जी बैंड गैप कितना? 0, या पूछेगा कंडक्शन वैलेंट और वैलेंस बैंड आपस में क्या होता है? ओवरलैप, एक दूसरे पर चढ़ा होता है, सो बहुत नेरो, बहुत कम से कम सप्लाई भी देंगे तो कंडक्ट करने लगता है। इसके लिए बहुत ज्यादा आपको एडिशनल वोल्ट अप्लाई देने की जरूरत नहीं होगी, एनर्जी अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। तो क्लियर चल गया। ये एग्जाम में पूछा जाएगा क्या कि वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के लिए इंसुलेटर के लिए कितना वोल्टेज होना चाहिए, एनर्जी चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में हम कहेंगे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना जी? मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम से कम चाहिए। ओके, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब ये इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? हालांकि बहुत डेप्थ में नहीं जाना, पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है ये अपने को जानना चाहिए, ठीक है ना। आई होप सो मेरी आवाज अब तक आ रही है, ठीक है ना। चलिए, नो यहां मैं बात करूं व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले इकाई समझ लीजिए, पहले इसके बारे में समझ लीजिए, फिर मैं बताता हूं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का एक यूनिट है। जैसे अपन पढ़ते क्या, जूल में इकाई पढ़ते हैं, है ना, जूल में। इलेक्ट्रिकल में वाट में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है, सॉरी, इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं अपन किलोवाट आवर एनर्जी, है ना, किलोवाट आवर। तो यहाँ पे देखिए, इट इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्योंकि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक जो आप कह सकते हो कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अलावा यहाँ पे कह सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब बात होती है, आप जो एटॉमिक कंजर्वेशन, एटॉमिक मास, आप कह सकते हो फिजिक्स के अंदर जब आप पढ़ते हो इस चीज केमिस्ट्री में, तो वहां पे मोस्टली जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बॉन्ड टूटने की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बात करते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में अगर कन्वर्ट करना चाहो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.602 क्रॉस 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। मतलब 1 जूल कितने के बराबर होगा? तो 1/1.6 क्रॉस 10 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो यूनिट होती है, ये जो वैल्यू होता है बहुत कम होता है, बहुत। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है इतना जूल, मतलब जूल की इकाई में देखे तो बहुत कम है जी, है ना। अब समझिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है क्या। तो कहते हैं कि अगर किसी पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए गए हैं, किसी कंडक्टर पे, कोई मटेरियल पे अगर आपने क्या किया है जी, 1 वोल्ट अप्लाई किया हुआ वोल्टेज, ओके, 1 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए जितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, ध्यान समझिए, किसी मटेरियल में अगर मैं बात करूं 1 इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए जितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वही कहलाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि उन दोनों पॉइंट के बीच जो वोल्टेज का डिफरेंस गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट का। कितना होना चाहिए जी? 1 वोल्ट का। ध्यान रहे, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट का जी। इन दोनों के बीच कितना होना चाहिए आप? 1 वोल्ट का। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स को
1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उसी को कहा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इस पॉइंट से समझिएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज, क्या बोला गया, एक चार्ज को मूव करने के लिए जितनी एनर्जी का रिक्वायर्ड है इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक चार्ज यानी एक चार्ज या एक इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जितनी एनर्जी दी जाएगी वही कहलाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत ज्यादा इसकी जानकारी आपको नहीं चलनी चाहिए, कभी आपसे पूछ लेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स क्या होते हैं, ये एक एनर्जी की इकाई है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने का वैल्यू के बराबर होता है ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, किस में कितने बैंड गैप होती है ये आपको पता रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अब हम इसमें कुछ और चीजों को भी ऐड करेंगे कि सर हालांकि आगे पढ़ेंगे पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, लेकिन यहां पर भी कुछ चर्चाएं होनी चाहिए, है ना। आइए एक चर्चा मैं करता हूं। यहां पे एक ले रहा हूं मैं कंडक्टर, ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ाएंगे तो भाई अच्छे से पढ़ाएंगे, वक्त लेके पढ़ाएंगे, एक बार पढ़ेंगे पर अच्छे से पढ़ेंगे। हमारी यही चाहत हमेशा रहती है, कोशिश भी यही रहती है कि सभी को एक बार पढ़ाएं पर बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाएं। आइए जी, मैंने बात क्या किया, एक है हमारा कंडक्टर, दूसरा है हमारा सेमी कंडक्टर, तीसरा हमारा इंसुलेटर, तीसरा क्या है हमारा इंसुलेटर। अब समझिए, मैं एक स्ट्रिप लूं तो बेहतर है, नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, एक स्ट्रिप लेंगे, ऐसे पता चल जाएगा। कंडक्टर लेता हूं मैं यहां पे, है ना, 3 कंडक्टर ले रहा हूं, कंडक्टर 1, कंडक्टर 1, कंडक्टर 2, कंडक्टर 3, कंडक्टर 1, कंडक्टर 2, कंडक्टर 3। अब देखिए, समझिएगा यहां पे अच्छे से, ये कोई कंडक्टर है जी, है ना, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है सर। इसमें मैं धारा I फ्लो कराता हूं, करंट फ्लो कराने की कोशिश करता हूं, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, हीट का एक फॉर्मूला है I² इंटू इस कंडक्टर का अपना प्रतिरोध इंटू टी। तो जितना समय बीतता जाएगा, करंट इस कंडक्टर से जितना गुजरता रहेगा, इस सिस्टम का, इस कंडक्टर का हीट बढ़ता जाएगा, हीट बढ़ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है कि अगर किसी कंडक्टर में हाई टेम्परेचर पर, टेम्परेचर लगातार किसी कंडक्टर का बढ़ता जाए, हो सकता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के कारण ही, तो इस कंडक्टर का प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी कंडक्टर होता है, चाहे वो लोहा हो, कॉपर हो, आयरन हो, है ना, आयरन तो एल्युमिनियम हो, अगर उसमें धारा का प्रवाह किया जाए तो I² इंटू R इंटू टी के फॉर्मूले से ये हीट होगा। या फिर मैं कहता हूं कहीं ऐसे जगह गया जहां 20 डिग्री टेम्परेचर था, और कहीं एक कंडक्टर ऐसे जगह जहां वहां हीटिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है, तो जब किसी कंडक्टर को, मान लो किसी कॉपर के कंडक्टर को 20 डिग्री पर रखा जाए और 40 डिग्री पर रखा जाए, तो दोनों का प्रतिरोध में चेंजेज आता है। तो यहां पर प्रतिरोध बढ़ता है, यहां पर रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है जी, प्रतिरोध बढ़ता है। यहां पे आइए चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो टेम्परेचर में अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर टेम्परेचर में अगर मैं कहूं टेम्परेचर यहां इंक्रीज किया जाए तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब
मतलब समझिए, ये आगे हम आगे रेजिस्टेंस में पढ़ाएंगे इन चीजों को, लेकिन थोड़ा समझने की यहाँ पे जरूरत है। यहां मैं लिख देता हूं, इफ कंडक्टर, इफ इन कंडक्टर we rise the temperature, then its resistance also increases. This is called पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसी को बोला जाता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब प्लस अल्फा। क्या बोला जाता है जी? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसी को बोला जाता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ता हो तो उसको बोलते हैं जी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं जी? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो क्या सर ये सेमीकंडक्टर में होता है? तो ध्यान से समझिए, यहां पर मैं यहां थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं कि यहां पे क्या होता है और यहां पे क्या होता है। अगर ये कोई सेमी कंडक्टर डिवाइसेस है तो इसमें अगर धारा प्रवाहित करती है या किसी कारण यहां पे हीटअप होता है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, क्या करते हो जी? टेम्परेचर को बढ़ाते हो, तो इसके प्रोपोर्शनली क्या होता है? इसका प्रतिरोध इसका रेजिस्टेंस जो होगा इसका जो रेजिस्टेंस है, इसको बढ़ाने से इसका प्रतिरोध क्या करता है जी? घटता है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या करता है जी? घटता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या करता है? घटता है। किसमें? सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में। तो इस इफेक्ट को बोला जाता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इस इफेक्ट को बोला जाता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब इसका अल्फा जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। अल्फा मतलब अल्फा ही कहलाता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो ये नेगेटिव होता है। ठीक है ना? तो ये क्या बात है सर? तो ऐसा सेमीकंडक्टर जो जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इसमें अगर आप ताप बढ़ाओगे ना तो उसका प्रतिरोध घटता है। इसका मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल में अगर टेम्परेचर बढ़े तो उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, तो करंट उस परिपथ से ज्यादा फ्लो होगा। जबकि किसी कंडक्टर जैसे कॉपर में आप हीट होगा, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो उसमें करंट की फ्लो थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट घटेगा। अब ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा मात्रा में घटेगा बढ़ेगा, पर सिग्निफिकेंटली थोड़ी सी स्मॉल मात्रा में चेंजेस आएंगे। अगर मैं इंसुलेटर की बात कर लूं तो इंसुलेटर में सर ऐसे भी करंट का फ्लो नहीं होता। इंसुलेटर में तो ऐसे भी इंसुलेटर करंट का फ्लो नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर किसी इंसुलेटर में टेम्परेचर ही आप बढ़ा दोगे, टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस से इसको T2 डिग्री सेल्सियस आप बढ़ा देते हो, क्या करते हो? T1 डिग्री सेल्सियस से T2 डिग्री सेल्सियस अगर आप बढ़ा देते हो तो समझिएगा इसमें भी क्या होता है? इसमें भी टेम्परेचर के बढ़ाने से, टेम्परेचर के क्या करने से? बढ़ाने से। टेम्परेचर के क्या करने से जी? बढ़ाने से। टेम्परेचर के बढ़ाने से इसका प्रतिरोध क्या होता है? रेजिस्टेंस। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या हुआ? घटता है। प्रतिरोध क्या करता है जी? घटता है। प्रतिरोध क्या करता है जी? घटता है। तो इंसुलेटर में भी है, तो इसमें भी क्या होता है जी? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या होता है जी? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट।
मतलब माइनस अल्फा होता है। मतलब ताप अगर बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध घटता है, तो करंट ज्यादा गुजर सकता है। लेकिन इसमें करंट तो इंसुलेटर में गुजरेगा नहीं। लेकिन आपको ये एग्जाम में कई बार पूछता है कि ध्यान रखिए, इस पे ओरिएंटेशन क्या है कि अगर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो किस में होता है, तो कंडक्टर में। इस पॉजिटिव टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है कि ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़े। लेकिन नेगेटिव टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है कि ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध घटे। नेगेटिव टेम्परेचर किसके लिए वैलिड होता है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए। ओके, तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ चुका है। और अब आपको मैं एक चीज और यहां पे बताना चाहूंगा, इसका ग्राफ कैसा होता है। तो यहां पे आइए, इसके ग्राफ को मैं दिखाता हूं। ब्लू कलर है वो कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन कलर सेमीकंडक्टर और रेड कलर इंसुलेटर को। तो ये ताप का स्क्रीन है, आप देखिए ये ताप का है और ये रेजिस्टेंस का है। तो देखिए जब इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहां मैं बोलूं टेम्परेचर मान लो T1 है, टेम्परेचर क्या है जी, T1 है। तो T1 से आप जैसे ही ताप बढ़ाओगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर शुरू में किसी का R1 है, तो देखिए अगर इस टेम्परेचर में T2 पे बात करूं, T2 पे, तो इसका प्रतिरोध बढ़ गया कि नहीं, R2 हो गया ना। ये देखिए चेंज इन प्रतिरोध आया ना। तो टेम्परेचर बढ़ने से उसका प्रतिरोध का वैल्यू बढ़ता है, तो कंडक्टर में स्लाइटली थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है ना। कर्व इसके लिए हो गया। नाउ अगर बात हम करें सेमीकंडक्टर की, सर बिल्कुल सेमीकंडक्टर की कर लेते हैं, ग्रीन कलर से किया है। चलिए, तो सेमीकंडक्टर में देखिए, ये देखिए टेम्परेचर इधर बढ़ रहा, मतलब शुरुआत में कोई टेम्परेचर इधर है, तो यहाँ पे टेम्परेचर मैं कहता हूं कि T2 है। ओके, और कुछ देर बाद टेम्परेचर आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, T3 हो जाएगा। तो देखिए इधर इसके करस्पॉन्डिंग और इसके करस्पॉन्डिंग, शुरुआत में जब T1 था तो प्रतिरोध मान लो R3 था, और बाद में उसके प्रतिरोध और घटा तो प्रतिरोध क्या हो गया, R4। तो बताइए प्रतिरोध क्या किया, घटा कि नहीं। ये देखिए इतना बड़ा प्रतिरोध, ये इतना बड़ा प्रतिरोध, इसका मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो क्या हुआ, कम हुआ कि नहीं, कम हुआ कि नहीं। इन दोनों में चेंज इन रेजिस्टेंस तो हुआ, चेंज इन रेजिस्टेंस तो हुआ, पर क्या हुआ जी, पहले से कम हो गया। जबकि यहां पर देखिए एक टेम्परेचर पर गए, शुरुआत में टेम्परेचर यहां था तो इतना प्रतिरोध है, जबकि कुछ देर के बाद प्रतिरोध क्या है जी, इतना है। तो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ का, चेंज इन रेजिस्टेंस देखिए, है कि नहीं। सिमिलरली इंसुलेटर में भी टेम्परेचर देखिए, इंसुलेटर में भी टेम्परेचर जैसे से आगे बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस गिर रहा है कि नहीं, रेजिस्टेंस गिर रहा है ना। तो यही सिग्निफिकेंट है। ये क्या है जी, ये इसका कहलाता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप बढ़ने पे उसका प्रतिरोध घट रहा है। ये भी क्या होगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसकी चर्चा आगे हम पढ़ेंगे, इसकी यूनिट भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके यूनिट एग्जाम में पूछा जाता है। फिलहाल मैं यहाँ लिख दूं और आप लोग भूल भी जाओगे, मुझे पता है, फिलहाल लिख देता हूं। और उस दिन मैं पूछूंगा कि बताइए टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूनिट क्या होता है, सब भूल जाओगे। लेकिन याद रखना, फिलहाल मैं लिख देता हूं, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा का जो यूनिट होता है ना, ये जो यूनिट होता है ये होता है 1/डिग्री सेल्सियस, या इसी को लिख सकते हो डिग्री सेल्सियस का इनवर्स। क्या लिख सकते हो जी, डिग्री सेल्सियस का इनवर्स। ये याद रखना आप लोग, है ना। पूछता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन पूछता है, पर आगे हम पढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में ये सब आएगा। तो आई होप सो आपने इस चीज़ों को अच्छे से समझ लिया होगा। इस तरीके से टाइप्स ऑफ मटेरियल आपके कंप्लीट होते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल था, एकदम बेसिक फाउंडेशन, जिससे आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। आने वाले टॉपिक को हम लगातार आपके सीरीज में पढ़ाते रहेंगे। आई होप सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेजिस्टेंस होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, थैंक यू।